तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज मैथमेटिक्स के सेशन में। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो पहले तो लाइक कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ, जिससे कि आपके सभी दोस्तों को फायदा हो जाए। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। ओके, तो चलो आज का सेशन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन सुपर टेट और एनी अदर टेट। तो सबसे अपेक्षित प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, कलेक्शन छोटा सा मैंने बनाया आप लोगों के लिए। तो देखते हैं आप उसको कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैथमेटिक्स के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा आएगा। पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा, देखूंगा जवाब क्या मिलता है। सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और आगे भी शेयर कर दो, जिससे और साथी आपके जुड़ पाए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर रूट -34 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 484 का वैल्यू क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क का जगह क्या आना चाहिए, ये सवाल है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। इस सवाल में तो शायद बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखते हैं आपके सवाल किस तरह से हमें जवाब देते हैं और आप किस तरह से सवालों को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आज के सेशन में पहला सवाल आपके लिए काफ़ी अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। ओके, तो देखते हैं सवाल में क्या है, प्रश्न में क्या है। मैं इसको चलो x मानता हूं। मैंने कहा x का स्क्वायर रूट -34 इज इक्वल टू, अगर मैं 484 का वर्गमूल निकालता हूं तो दो तरीके हैं आपको। या तो 484 को आप ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 2 जोड़ दिया इसमें तो कितना होगा, 2 और 2 4। इसके साथ आपने देखा यहाँ पर 84 आया, आपने यहाँ पर 2 रख दिया तो ये 84 हो गया। तो आपको क्या मिला, 22। तो या तो 22 ऐसे निकाल लो, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक भी है, उससे भी आप कर सकते हैं। कैसे, 4 किसके प्लेस 2 पर आता है और 8 पर आता है। 2 को देखो, 2 से छोटा 2 दूनी 4 और छोटी संख्या 2, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। अगर आपको ये ऐसे स्मार्ट का रूट निकालने हैं तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज -34 इज इक्वल टू दिस वन। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 22 + 34। आपने कहा ओके क्लियर है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इतना तो समझ में आया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपने कहा इन दोनों को जोड़ा तो 56, और ये स्क्वायर रूट उधर जाकर क्या हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा। 56 का वर्ग कितना होता, 3136। दैट इज द राइट आंसर। आसान था, लगता है मुझे इजीली आपने हैंडल कर लिया होगा। बहुत किसी के मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, क्यों भाई, आपके आंसर्स आने में इतना देरी क्यों लग रहा है। आपके आंसर्स आने चाहिए, आंसर्स में देरी नहीं, आंसर्स में देरी नहीं करो भाई, आंसर को देते रहो समय से। एक और सवाल, डी, बहुत बढ़िया, दैट इज द राइट आंसर फ्रॉम भीबा, वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है आपके सामने। तो मूल भिन्न क्या है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इंक्रीज द फ्रैक्शन और increase the numerator of a fraction by 25% and double the denominator, then the fraction obtained is 6/9. What is the original variant, what is the original value? तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है इस सवाल में। लेट्स सी, उम्मीद है कि जवाब बहुत अच्छे से मिलेगा, आप अच्छा देंगे आंसर। तो चलिए, आपने कहा है करके देखते हैं। देखो, इन सवालों को जनरली हम कैसे करते हैं, माना भिन्न x/y। तो आप क्या करेंगे, x में 25% की वृद्धि, x का 25% अपॉन हर का दुगुना, हर था y, तो हर को कितना 2 से गुणा कर दिए 2y। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट द आंसर, और यहाँ पर आपको कैलकुलेशन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इसने परसेंटेज की बात की है, तो बता दूँ, भिन्न का अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 100% होते हैं, दोनों 100% होते हैं। उसने बोला कि भिन्न को कितना करना है, 25% बढ़ा दो, तो 100 में आपने 25 जोड़ दिया, ये हो गया 125%। आपने हर को डबल कर दिया, ये होगा 200%। यानी 125% और 200% आपने किया, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आया, आपने कहा 5/9 की। इसको मैं उधर भेजता हूँ, इसको उधर भेज दो तो क्या बनेगा, पूरी भिन्न क्या आएगी, 5/9 गुणा 200/125। तो 25 से काटे, 25 × 125, 25 × 8 200। तो राइट ऑप्शन इज व्हाट, 8/9, नॉट 4/9, इट्स 8/9। द राइट आंसर विल बी सरिता, दैट इज बी, नॉट ए, नॉट बी, इट्स सी।
राइट ऑप्शन इज 8/9। तो ये आसान तरीका लगा ना? अगर आपको आसान तरीका लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं कि ये तरीका आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो आपको एक्स वाई के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी, सीधा सवाल आपका हो जाएगा। क्लियर है? मैंने इसको इधर भेज दिया दोनों को, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। दैट इज द राइट आंसर। सो सी एकदम सही जवाब आपने दिया है। बड़ा अच्छा मुझे लगा आपका सवाल का जवाब, खुश मिजाज तरीके से आपने आंसर को दिया है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, एक और प्रश्न आपकी प्रतीक्षा में। चलिए ये रहा। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? फर्स्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 10% एंड देन इंक्रीज इट बाय 20%। इफ द फाइनल इंक्रीज वाज 33, देन व्हाट इज द स्टार्टिंग प्राइस? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल बहुत ही अच्छे हैं, सवाल खूबसूरत हैं, जवाब भी आपके खूबसूरत होने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना रहे। मैं इधर हो जाता हूँ, अब ये आपको सवाल अच्छे से दिखेंगे। नाउ इट्स गुड। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका तेजी के साथ। सवाल आपके सामने, प्रश्न आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब एकदम सही और सलामत होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या जवाब दे रहे हैं साथीगण, तो देखते हैं। देखो, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद 20% का इंक्रीमेंट हुआ। पहले 10% बढ़ा, फिर 20%। तो अगर मैं आपसे बोलूं टोटल कितना वृद्धि हुआ, तो आपके सामने क्या तरीका है? आप मानेंगे सर 100% वैल्यू थी, पहले वो 10% बनी तो 110 बन गई, 110 में फिर उसका 20% का वृद्धि हुआ तो आपने निकाला। तो इस तरह से नहीं करना, इस तरह से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने माना किसी वस्तु का, जब हम सक्सेसिव बात करते हैं, एक के बाद एक लगातार 2 डिस्काउंट मिलते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? इफेक्टिव परसेंटेज, दैट इज ईपी। इसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये इसका मीनिंग होता है। ओके, अब क्या करें? अब ए प्लस बी, ए मीन्स पहले वाली वृद्धि 10, बी मीन्स दूसरी वाली वृद्धि 20, प्लस दोनों की मल्टीप्लाई। अब क्या करें? 2 तो 10 और 10 20 और 10 30 और 2 32, तो टोटल 32% बढ़ गया। इन दोनों का मीनिंग है 32% हो गया। क्लियर है? अब ये 32% हुआ तो 100% उसका कॉस्ट प्राइस और 32 ये बढ़ गया तो 132% हो गया। नहीं, 132% का जो वैल्यू था वो 33 रुपये था, तो 132% किसके बराबर है? 33 के। तो भाई 100% किसके बराबर हो जाएगा? आपने कहा सर बड़ा आसान है, 33 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 132। 33 से भाग करें 4, से भाग करें 25। दैट इज डी इज द राइट आंसर। सी इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज डी। सो राइट आंसर इज डी। तो सही जवाब डी होगा। बहुत बढ़िया पूछा, दैट इज डी इज द राइट आंसर है। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे करेंगे। 25% का जवाब आपका एकदम सही है। समझ में आया होगा कैसे किया है? तो आप अपने पुराने तरीके से बिल्कुल ना करें इसको कि भाई हमने माना 100 होगा, फिर 100 का 10 निकालेंगे, फिर जो है उसका 20 निकालेंगे, 10 उसको 33 के बराबर रखेंगे। सीधा देखो, इफेक्टिव परसेंटेज लगाया, टोटल इंक्रीमेंट हो 32%, 100% कॉस्ट प्राइस, 32% इंक्रीमेंट, 132% टोटल हुआ, 132% का वैल्यू उसने दिया 33। आपका सवाल हो गया। ईजी है, आसान है, इजीली आपने मैनेज किया। एक और सवाल, चलो। किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसमें 4 सेंटीमीटर लंबे, 2 सेंटीमीटर चौड़े व 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने बॉक्स आ सकते हैं, ये आपको बताना है। देखते हैं, किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसमें 4 सेंटीमीटर लंबे, 2 सेंटीमीटर चौड़े व 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने बॉक्स आ सकते हैं? 216, 256, 64 या 8? If the side of a cube is 8 centimeter, then how many boxes can it be? 4 centimeter long, centimeter 2 and wide is and 1 centimeter height. तो देखते हैं सवाल का जवाब क्या मिलता है। घन तो सभी जानते हैं ना क्या होता है। घन का मतलब क्या होता है? ये वाला, यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों उसको घन बोलते हैं। क्यूब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। उसने कहा उसमें बॉक्स लगाने कौन कौन से? ये वाले, ऐसे वाले जो 4 सेंटीमीटर और ऐसे वाले। तो इसमें कितने बॉक्स आ सकते हैं? अगर मैं नंबर से लगाऊं तो अगर मैं इसके टोटल वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, यानी अगर मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी घनाभ से कर दे तो पता लग जाएगा। तो घन का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब।
इसका मतलब क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यानी करें ए क्यूब यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, और L कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इसकी चौड़ाई। 4 दूनी 8, 8 टे 64, तो 64 बॉक्सेस यू कैन पुट। तो 64 किसका जवाब है, बहुत बढ़िया भीवा। तो राइट ऑप्शन है सी। इस बार बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, वेल डन, आपके लिए तालियां, बहुत बढ़िया जवाब। 64 आपने आंसर दिया, दैट्स वेरी नाइस। उम्मीद है कि आपके जवाब इसी तरह से लगातार बनते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और आप आसानी से अच्छे अच्छे सवालों को करते रहेंगे। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वन मोर क्वेश्चन आपके लिए, ये रहा। किसी धनराशि के 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो धनराशि कितनी है? सर आज आपकी लीव नहीं मॉर्निंग, लीव में समझा नहीं, लीव कैसे है, मैं तो पढ़ा रहा हूं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years is ₹40 from the 10% annual interest rate of money, then how much is the amount? यस, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका, और तेजी से जवाब करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जिससे कि बात बनती रहे और आपके सवालों के जवाब मुझे मिलते रहें। और यहाँ पर जवाब देने की कोशिश की जा रही है। और भावना कैसी है, गुड इवनिंग। नहीं नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है मोनी, वो 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है हमारी मोनी, 3:30 हमारा ऑफ हो जाता है, जो टाइम है वो 8:30 मॉर्निंग से 8 से 3:30 है। ओके, चलो देखते हैं सवाल। तो देखो धनराशि, अब एक बात देखो, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करता हूं तो पहले और दूसरे वर्ष की बात करते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है कि भाई जितना आप पहले वर्ष में लेंगे उतना ही दूसरे वर्ष में मिलेगा, यानी ये साधारण ब्याज है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट मैं लिख देता हूँ, 10 पहले वर्ष 10 दूसरे वर्ष, टोटल कितना हुआ 20% ब्याज मिला। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन अगले वर्ष क्या होता है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इस पर 10% पर 10 का ब्याज और मिलेगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज कहते हैं ना। मोनी एक बार अपनी डेंसिटी को बढ़ाइए, यानी आप जो 3 डॉट्स हैं उन पर क्लिक करिएगा और इसकी जो रेजोल्यूशन उसको बढ़ाओ, एकदम क्लियर है। गुड इवनिंग प्रेमलता, बात समझ में आई मैंने क्या कहा, सिंपल थ्योरी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आप जब, ये तो सिंपल हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो ये 10% का आपको मिला, तो 10% पर ब्याज भी तो लगेगा, तो 10% पर 10% का ब्याज कितना हुआ 1, भाई 10 1 रुपये, तो यानी ये टोटल कितना हुआ 10 10 20 21, तो चक्रवृद्धि ब्याज 21% बना। ये बात समझ में आ गई। उसने बोला कि CI और SI का डिफरेंस कितना है 40 रुपये है, तो आपने क्या कहा, CI आपका 21% है, SI आपका 20% है, इन दोनों का अंतर 40 है, तो यानी 1% का वैल्यू 40 है। जब 1% का वैल्यू 40 है तो उसने बोला धनराशि कितनी है, तो भाई 100% का वैल्यू कितना होगा, आपने गुणा कर दिया, दैट इज 4000। समझ में आया, कोई मुश्किल तो नहीं है किसी को। तो देयर नो नीड टू अप्लाई एनी फॉर्मूला, आप सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर ही सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई फार्मूला रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया, नहीं कोई फार्मूला यूज किया है, एंड यू आर गेटिंग द आंसर। इजी है ना, तो आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, दैट्स वेरी नाइस। उम्मीद है आपको इस तरह के सवाल का जवाब लगातार देने में बड़ी आनंद की प्राप्ति हो रही होगी। ए इज द राइट ऑप्शन, वेरी नाइस एंड दिस इज वेरी कूल। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है आपसे। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्त 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या है, यानी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 12 इज 1056। इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज 132 देन व्हाट विल बी द सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या है, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर भी मेंशन किया करें, जब आप आंसर दिया करें तो प्लीज मेंशन क्वेश्चन नंबर आल्सो, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो देखो सवाल बड़ा आसान है,
अगर हम 12 के दो गुणज की बात करते हैं, यानी मैंने कहा सपोज 24 और 36, ये दोनों 12 के गुणज है ना, तो इसका मतलब 12 से कटते हैं, यही तो मतलब 12 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा। अगर वो 12 के मल्टीपल हैं तो 12 से डिवाइड होंगे ना। तो ये 12 क्या है, आपने कहा सर ये 12 तो HCF हो गया। भाई ये 12 तो HCF बन गया ना, आपने कहा जी बिल्कुल HCF 12 बन गया। तो प्रॉब्लम क्या रही, सवाल तो हमारा इजीली हो गया। जब हमारा HCF 12 बन गया तो हमें प्रॉब्लम ही क्या रही, हमारा क्वेश्चन एकदम ओके हो गया। तो यानी अब इस सवाल के अकॉर्डिंग जो 12 के दो गुणज है ना, इसका मतलब कि ये HCF गिवन है। तो अब आपको पता है HCF कितना है 12, LCM कितना है, आपने कहा 1056, आपने कहा एक संख्या 132 है, यानी A नंबर कितना है 132। तो वो B पूछ रहा है क्या है, तो शायद आपको फार्मूला याद हो कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। क्लियर। तो A इंटू बी दैट इज पहली संख्या क्या है, आपने कहा 132, B कितना है आपने कहा पता नहीं, LCM कितना है आपने कहा कि सिर्फ 1056 और HCF 12। तो B कैसे निकालोगे, 1056 मल्टीप्लाई बाई 12/132। क्लियर। 12 से डिवाइड करें 11 बार, 11 से काटे 11 हम 99 और 11 छिक्का 66, तो B इज इक्वल टू व्हाट 96। तो वो दूसरी संख्या कितनी हुई, दैट इज 96। क्लियर है, क्लियर टू ऑल, यस। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप अजीत, वेलकम। यस अजीत, और ओके वेलकम वेलकम। सी समझ में आया सबको, कोई ऐसा आदमी जिसको समझ में ना आया तो प्लीज लेट मी नो। समझ में आया, बहुत बढ़िया। मनोहर गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। वेरी नाइस। बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ, देखते हैं एक और प्रश्न क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, एक समकोण त्रिभुज की परिधि, याद रखना, एक समकोण त्रिभुज की परिधि 46 सेंटीमीटर है। यदि कोण की लंबाई 17 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। The perimeter of a right angle triangle is 46 centimeter. If the length of the hypotenuse is 17 centimeter, find the area of the triangle. और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। Let's see what will be your right answer. Maybe your answer always be good and great. So let's see. जवाब तो आपको देना है भाई। समझते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है, चलो बना लेते हैं। दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये 17 दिया है और इसका जो परिमाप, ये सपोज ए है, ये बी है और ये सी है, ये परिमाप दिया है। इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज का कोण 17 है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिपलेट 8, 15 और 17 का एक ट्राइंगल बनता है जो समकोण होता है। तो आप कह सकते हैं a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 15, या b इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 15, इट्स योर चॉइस। तो अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना, आपने कहा 12 गुणा 8, तो 2 छिक्का 12, इट्स 8 एंड 2 चौके 8, और कितना हो गया भाई, बेस 12 हो 15, हाउ आई एम गोइंग, दैट इज 50, दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। बी एक तरीका तो ये था, इसको बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से भी देख लो। अगर मैं बात करता हूँ बेसिक से करने की, तो ट्रिपलेट मैंने बता दिया 8, 15, 17 का। और बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से भी देखो। आपने बोला कि तीनों भुजाओं का टोटल कितना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 46। सी का वैल्यू आपको पता है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या 46 माइनस सी, सी का वैल्यू कितना 70। तो आपके सामने क्वेश्चन बनना a प्लस बी इज इक्वल टू 23। 17 में से 16 में से 7 गई 46,
हाँ ओके, तो 9 और 3 में से 29, ठीक है, क्लियर। एनी इशू? इफ यू हैव एनी इशू लेट मी नो। क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट दी हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस में क्या होता है? आप कहते हैं कि सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर होता है। अरे क्या बात है आयुष, नमस्कार, कैसे हैं आप? तो a का स्क्वायर जब b का स्क्वायर c का स्क्वायर होता है तो आपने पुट कर दिया, दैट इज c स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। देयर आर टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। वी जस्ट डू वन थिंग, square this one, that is a plus b whole square is equal to what, a square plus b square plus 2ab, and you know everything, that is a square plus b square is 29 square is equal to what, 17 square is equal to 2ab. now you can calculate the answer, आसानी से कर सकते हैं। हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, आयुष हमेशा कहते हैं हम आपके दिल में रहते हैं। चलिए, तो ये तरीका आसान है ना, 15 × 120 का आधा 160, इसको करोगे तो ये बहुत लंबा तरीका है। तो अब ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी को जरूर समझ लीजिएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन बड़े आसान और इजी हो जाएंगे। तो वन मोर क्वेश्चन, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? If the average of 7 consecutive numbers is 33, which one is the greatest number? Let's see what will be your right answer. यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपको बताना था। एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers, तो हम जनरली क्या करते हैं, हम ये करते हैं, पहली संख्या x, दूसरी x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6, ये 7 संख्या हम लेते हैं। उसने बोला है इनका औसत, तो औसत कैसे निकालूंगा? इन सबको ऐड कर दूं। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं और 7 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या बराबर औसत। औसत कितना दिया है? आपको दिया है 33। तो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, 7x + 6 5 11 और 4 15 3 18 2 20 और 1 21 बटा 7 इज इक्वल टू 33। 7 कॉमन निकाल लिए, 7 × 21, 7 एकम 7, 7 × 21, तो x + 3 बराबर 33। तो x का वैल्यू कितना हुआ? आपने कहा 33 - 3 बराबर 30। दैट इज द राइट आंसर। x का वैल्यू मिला, लेकिन उसने क्या बोला था? सबसे बड़ी संख्या तो x + 6 थी, तो x + 6 का मीनिंग क्या हुआ? 30 + 6 बराबर 36। तो राइट ऑप्शन इज डी, नॉट सी, इट्स डी आंसर। सी जवाब नहीं है इसका, इसका जवाब सी नहीं है, इट्स डी। अब सवाल को मैं, ये तो हुआ बेसिक तरीका, अब इसको स्मार्ट वे में कैसे करें, कैसे समझे इसको स्मार्टेस्ट वे में? तो मैंने आपको बताया 7 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ लगातार, यानी उनके बीच में एक का डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म होती है तो जो एवरेज होता है ना, वो एग्जैक्ट मिड में होता है। यानी देखें 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर ये 33 हो गया। ये बस कॉन्सेप्ट की बात है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट है, तो उनका एवरेज उनका मिड होता है। बस हो गया सवाल। अब 33 से आगे 3 संख्या लिख दो आप, 34 35 36 32 31 एंड 30, ये सारी संख्या आपको विदाउट एनी कैलकुलेशन मिल जाएंगी। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी ना। विदाउट कैलकुलेशन आपने सवाल को एक बार में सॉल्व कर दिया। भैया लाइक के लिए अलग से कहना पड़ता है बार बार, आप लोग समझदार हैं। मैं बार बार बोलता हूँ भाई लाइक कर दो, आप अपन खुद पे खुद आके लाइक कर दिया करो यार। ऐसी क्या कंजूसी लाइक करने में है? लगता है लाइक करने के पैसे चार्ज करता है यूट्यूब, तभी कोई प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज पहले तो बहुत ज़्यादा फ्री में होता तो कर देते थे, शायद अब पैसे लगने लगे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हाँ ऐसे क्या? ओके। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, फेल हो गया 22 अंकों से। तो कुल पूर्णांक कितना था ये आपको बताना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। मतलब लोग 20 लाइक 11, बहुत ना इंसाफी है।
बहुत नाइंसाफी है। लोग 20 लाइक 11, कैसे चलेगा ऐसे? चल सवाल पे है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 नंबर से हो गया फेल। कुल पूर्णांक क्या था ये आपको बताना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। A student had to score 40% to pass the exam. He scored 178 points and was declared unsuccessful with 22 points. What is the total integers? सिंपल सवाल है। देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने थे, यानी 40% इज द पासिंग मार्क्स। ओके, उसे कितने मिले? 178 मिले। और फेल कितने नंबर से हो गया? 22 नंबर से। ये बात समझ में आ रही है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, अगर उसको 22 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, 200 नंबर पर पास हो जाता। और अगर वो पास हो जाता तो उसको 40% नंबर मिल जाते। ये तो मतलब है, अगर वो पास हो जाता तो उसको 40% नंबर मिल जाते ना। तो यानी मतलब क्या निकला? 40% का वैल्यू 200 है। तो आपको बताना है 100% का वैल्यू क्या है। गुणा 100 बटा 40, 500। और यही तो सही जवाब है। यही तो सही जवाब दिया आपने, बहुत बढ़िया। 10 का भी, या वेरी गुड आंसर। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अच्छा उत्तर था। और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा था, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको फिर प्रॉब्लम होती है इनका आंसर देने में। तो इनको बड़ा करना बड़ा आसान है, बस सवाल को समझो, बढ़ो और आगे बढ़ते हैं। और चलो, एक समचतुर्भुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। एक समचतुर्भुज की भुजा 12 है, जी। If the side of rhombus is 5 cm and the length of the diagonal is 26 cm, find the area of the rhombus. उस rhombus का एरिया क्या होगा ये आपको बताना है। Let's see what will be the right answer from your side. Yes. Okay. शांति। तो पहले समझ लो समचतुर्भुज क्या होता है। देखो, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। ओके, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। उसने कहा समचतुर्भुज का जो विकर्ण, एक विकर्ण की लंबाई कितनी? 26 है। दूसरा विकर्ण नहीं पता क्या है, इसकी लंबाई 12 है। अब समझने की कोशिश करना। कंडीशन क्या कहती है, इस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि समचतुर्भुज के रोम्बस के जो डायगोनल हैं, विकर्ण हैं, वो एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। यानी ये अगर 26 का तो ये 13 का, ये 13 का, ये 12 का। तो इस वाली लेंथ को बताना कितना होगा। आपने कहा सर निकाल सकते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्या हुआ? आपने कहा 13 माइनस 12 1 और 13 प्लस 12 25, 25 आ गया। और आप जानते हैं 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट भी बनता है, तो ये लंबाई 5 है, विकर्ण का वैल्यू भी 5 हो जाएगा। दैट इज, इसके दो विकर्ण मिले। एक विकर्ण है AC जो है 10 का, एक विकर्ण है BD जो है कितने का? 26 का। इज इट क्लियर? तो अब आपको बताना, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसके ऑप्शंस दूसरे हैं। एक्चुअली यहाँ पर 5 लिखा था पहले, इसको मैंने 12 किया है, तो शायद आंसर आपको ना मिले इसमें। तो विकर्ण के साथ फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है D1 मल्टीप्लाई बाई D2 अपॉन 2, यानी 10 गुणा 26 बटा 2, दैट इज 130 इज द राइट आंसर। यहाँ पर 5 था, इसको 12 मैंने किया था चेंज करने के लिए शायद, तो यहाँ पर 5 होना चाहिए था। तो ये क्या होता फिर? 12 दूनी 24, तो ये होता 26 गुणा 24 बटा 2। अगर ये 5 होता तो ऐसे होता, दैट इज 2। तो 13 से काटते तो 13 चौका 52, 13 दूनी 26 और 5 31, तब 312 आता।
क्लियर है? तो अब इसका 130 आंसर आएगा, दैट इज हाँ वो 312 आ रहा होगा, बिल्कुल सही आ रहा होगा आपका आयुष, बिल्कुल सही किया आपने, 312 ही होगा, क्योंकि इस 5 को हम जो मान रहे हैं, हम इस 5 को ले रहे हैं बेस, लेकिन इसका जो आंसर है वो है विकर्ण, तो ये विकर्ण जो है 12-13 का है, इसलिए ये आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल। एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर शशांक, देखिए अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आप आसानी से हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब शाम को 7:30 बजे क्लास होता है, तो आप 7:30 बजे इस क्लास में जुड़ सकते हैं हमारे साथ, देन वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, चिंता ना करिएगा, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कराई जाएगी, कंप्लीट सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, सो डोंट वरी शशांक। ओके, क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, 10, 20, 30 या 40। A fruit seller bought bananas at the rate of ₹15 to 6 and sold at the rate of 4 of 12. Know its benefits or profit. तो देखो ऐसे सवाल में पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप उस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। मैंने कहा एक आदमी ने 10 केले 15 रुपए की खरीदे और 10 केले 18 रुपए की बेच दिए, उसे फायदा कितने का हुआ? आप बताओ। एक व्यक्ति ने 10 केला 15 रुपए के लिए और वो 10 के 10 केले 18 रुपए के बेच दिए, तो उसे कितने रुपए का फायदा, वही आप बताओ। आपने कहा सर 3 रुपए का। भाई 18-15 में 3 रुपए का तो फायदा हुआ है ना, तो 3 रुपए का फायदा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 रुपए का फायदा हुआ, कैसे बताया आपने? इजीली, क्योंकि क्वांटिटी बराबर थी। आपने कहा 10 केले लाया 10 बेच दिए, लेकिन सवाल में थोड़ा सा डिफॉल्ट है, ये फैक्चराइज सवाल है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी बराबर नहीं है। तो अगर मैं क्वांटिटी को बराबर कर लूं तो मेरा काम बन सकता है कि नहीं, आप बताओ। अगर क्वांटिटी बराबर होती तो मेरा सवाल तो बड़ा आसान हो जाता, तो क्यों ना मैं क्वांटिटी को बराबर करूं? आप बोले सर कर दो, तो मैंने एक तरफ रुपए लिख दिए, एक तरफ क्वांटिटी लिखी। रुपए कितने थे? 15 रुपए में वो 6 केले खरीदता था, ये सीपी हो गया, और 12 रुपए के वो 4 की दर से बेच देता था, ये एसपी हो गया। क्लियर है? अब क्या करें? अब मैंने क्या देखा, इसको बराबर करने की बात की, तो मैंने क्वांटिटी को बराबर करने के लिए क्या काम किया, ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ क्वांटिटी को देख रहा हूं मैं, देखो 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, कर सकता हूं ना गुणा में ऐसे, बस मुझे क्वांटिटी को बराबर करना है, कैसे भी करना है। तो मैंने ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दिया, नीचे वाले में 3 का गुणा कर दिया, लेकिन वो सब में होगा। तो नए रुपए और नई क्वांटिटी का जन्म हुआ, तो नए रुपए क्या बने? 12 पंजे 60, क्वांटिटी कितनी? 12। आपने कहा नए रुपए कितने बने? 12 तिया 36, ओह माफ करना, इट्स 30, 15 दूनी 30, ये क्या 36, 12। बात समझ में आ गई? हाँ, मेरा 22 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो मेरा जो बैच है वो 22 तारीख से यूपी टेट के लिए शुरू हो रहा है, डोंट वरी। इट्स 22 आने वाली है, उसमें मेरा बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा, तब तक आप दूसरे सेशन को पढ़ सकते हैं। ओके चलिए, तो 30 रुपीज में 12 संतरे लिए और 36 रुपए में 12 बेच दिया, तो काम बन गया ना। बताओ कितने का प्रॉफिट? अब तो काम बन गया भाई। 12 केला 30 रुपए के लाया और वो 12 केले 36 रुपए के बेच दिए, तो फायदा कितने का? आपने कहा सर 6 रुपए का। अब 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पर? 30 रुपए पर। और परसेंटेज में क्या करते हैं? इसकी गुणा करते हैं ना ऐसे, 0 से 0, 3 दूनी 6, तो उसे 20% का लाभ होगा। बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इट ओके? डन, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। आपने कहा है एकदम खुशनुमा माहौल और जवाब। रीड के लिए टेंशन में करा रहा हूँ, भावना प्रैक्टिस सेशन डेली ले रहा हूँ 8:30 बजे। आप आया करो पढ़ने के लिए। रीड में मैं रीड के प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, तो आप उसमें जुड़ सकती हैं। दोबारा समझाएं? आपने कहा दोबारा समझाओ। ये डिसलाइक किसने कर दिया भाई? अरे मैं क्या इतना गलत पढ़ा? डिसलाइक मत करा करो यार, डिसलाइक करते ही जो है ना मामला खराब हो जाता है, पता ना कौन है जो करके चला जाता है। चलो खैर देखते हैं, समझिएगा दोबारा से सवाल। उन्होंने कहा दोबारा बता दो। देखो, मैंने कहा 15 रुपए के 6 केले खरीदे,
और 12 के 4 भेज दिए। इसको दोनों को बराबर करना, तो मैंने ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दिया, नीचे वाले में 2 का गुणा कर दिया, जिससे कि मुझे पता लग जाए ये दोनों बराबर हो गए। अब क्या करें, तो क्या करें, 15 में 3 की 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 2 और 3 की गुणा कर देते हैं। तो क्या करें भाई, 6 दूनी 12 ये भी 12 बन जाएगा, 4 तिया 12 ये भी 12 हो गया। तो आपने क्या देखा, 15 में भी 2 की गुणा होगी, 15 दूनी 30 और 6 दूनी 12, 12 तिया 36 और 4 तिया 12। तो यानी आपने क्या समझा कि 30 रुपए में 12 संतरे लाया, केले लाया, और वो 12 केले 36 के बेच दिए। तो फायदा तो कितने का हुआ, आपने कहा 6 रुपए का। कितने पर हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना था 30, मल्टीप्लाई बाय 100, आपने कैलकुलेट किया, 20% आंसर आया। इज इट ओके? आसान था। एक और सवाल आपके समक्ष रखता हूं, ये रहा। चलो प्रश्न आपके सामने ये रहा, दीजिएगा जवाब। यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो आप अमित सर को ज्वाइन करो। इफ 550 kg of grain is enough for 21 days for 35 horses, then how many days will 720 kg of grain be enough for 28 horses? तो शायद आपने कहानी सुनी होगी और आपने शायद एक बात भी पढ़ी होगी, शायद आपको याद हो। मैं लिख देता हूं और आप उसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, हाँ ये बात सही है मोनी। चलो, तो क्या बात समझ में आई? आपने कहा मैं एक वर्ड लिखता हूं, मुझे उसका आंसर दीजिएगा। आपने जरूर सुना होगा ये कहीं ना कहीं। पढ़ा है कभी, सुना है? असली मसाले सच सच। हाँ काम करेंगी शशांक, सारी काम करेंगी। तो क्या होता है असली मसाले सच सच? तो शायद आपको एक वर्ड निकलता होगा, क्या होता जरा बताओगे मुझे? असली मसाले सच सच, तो आप क्या बोलेंगे? MDH। MDH 2 बार बोलते हैं ना, बस वही फॉर्मूला लगाना है। ओके ओके भावना, मुझे दिख रहा था वो कहने से कर दिया होगा किसी ने, गलती से हो जाता है, इसलिए मैं याद दिलवा देता हूं। तो असली मसाले सच सच, MDH। MDH मैंने बोला 2 बार, बस यही तो सवाल है। M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W1 और W2। अब इनका मीनिंग समझो। M मीन्स मैन, यानी जो व्यक्ति हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, कुत्ते हैं, जो भी हैं। D मीन्स डेज, कितने दिन वो काम करते हैं। H मीन्स आवर्स, कितने घंटे वो दिन में काम करते हैं। और W मीन्स वर्क, वो टोटल काम जो करते हैं वो क्या है। बस सवाल हो गया। तो देखो इसमें आपके पास मैन की जगह तो घोड़े हैं, डेज 21 हैं, और काम क्या कर रहे हैं, 540 किलोग्राम अनाज को फिनिश कर रहे हैं। तो पता लगा H नहीं है, तो फॉर्मूला आपका बन गया M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। तो देखते हैं M1D1 दैट इज व्हाट इज इट, 35 घोड़ों के लिए। तो M1 कितने, 35 घोड़े, डेज कितने थे 21, अनाज था 540 किलोग्राम। आपसे कहा M2 पूछ रहा है 28 घोड़े हैं, आपसे पूछा कितने दिन लगेंगे खाने में, 720 किलोग्राम को, बस हो गया सवाल। क्लियर है? तो आपने 0 से 0 कट गया। अब क्या हुआ, इसको उधर भेज देते हैं, तो इधर लिख देता हूं। तो D2 इज इक्वल टू व्हाट, 35 मल्टीप्लाई बाई 21 अपॉन 54 मल्टीप्लाई बाई 72 अपॉन 28। तो 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 4 18 चौक 72, 18 तिया 54, 3 सत्ते 21, 7 पंचे 35। तो राइट ऑप्शन एंड राइट आंसर इज 35 डेज। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? तो राइट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज, आपको पता लग गया अब तो आप कर देंगे, दैट इज द बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, समझ में आ गया है। अरे वाह, ये खूबसूरत है, ये खूबसूरती है आपकी लर्निंग की कि आपको एक एक चीज पकड़ में आ जाती है। और क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया मैंने कलेक्ट किए हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो और आप आसानी से सवालों को आसानी से इजीली हैंडल कर पाएं। 13 का बी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया जवाब। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के लिए आपके पास।
कोई धनराशि है साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जाती है, 2900 रुपये, 10 वर्ष में वो 3000 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर बताओ क्या है। देखता हूं जवाब क्या मिलता है आपका। तेजी के साथ दीजिएगा जवाब बिना किसी देरी के, और सवाल का उत्तर सही होना चाहिए, जरूरी है जी। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जाती है, 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो यहां पर जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस यू हैव, यू जस्ट गिव द आंसर। तो यहां पर देखेंगे, देखो कोई धनराशि है वो 8 वर्ष में कितनी हो गई, आपने कहा 2900 रुपये, और वो 10 वर्ष में कितनी हो गई, आपने कहा 3000 रुपये। समझते रहे ना, क्योंकि कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन चेंज नहीं होता है, कभी भी मूलधन नहीं बदलता, हमेशा ब्याज में परिवर्तन आता है। और साधारण ब्याज है तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर वर्ष ब्याज समान रहता है। तो इन दोनों सालों को घटाऊं तो आपने कहा 2 वर्ष, 10 में से हट गया 2 वर्ष में उसने कितने रुपए कमाए, 100 रुपए, यानी 2 साल का ब्याज 100 रुपए है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, आपने कहा 50 रुपए। बात समझ में आ गई। 2 साल का ब्याज अगर 100 रुपए है तो 1 साल का ब्याज 50 रुपए होगा। ये बात समझ में आ रही है। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो। अब क्या करें, अब आपको बात समझ में आई है। अब जब 1 साल का ब्याज 100 रुपए है तो उसने बोला 8 साल में जो ब्याज था, जो 8 साल में अमाउंट था वो टोटल 2900 था। और ये क्या था, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी था और इंटरेस्ट भी था, क्योंकि 8 वर्ष के बाद जो मिश्रधन बना वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके अंदर क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है। और आपको तो पता है 1 साल का इंटरेस्ट 50 रुपए है, तो भाई 8 साल का ब्याज कितना बना, आपने कहा 50 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हुआ, 400 रुपए बैठ में। तो यानी इस अमाउंट में 2900 रुपए में इंटरेस्ट कितना जुड़ा है, 400। तो यानी वो धन जो है वो 2500 रुपए है। तो अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट पूछे तो कितना है, 2500 रुपए है उसका टोटल अमाउंट। अब वो 2500 रुपए अमाउंट है, 50 रुपए का ब्याज मिलता है, 2500 रुपए पर मिलता है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25 दूनी 50। तो राइट ऑप्शन 2%। तो यानी ब्याज की दर ऑप्शन नंबर डी आप सबका गलत जवाब है। इट्स नॉट बी, इट्स नॉट बी, इट्स नॉट ए, इट्स डी, दैट इज 2%। होप से समझ में आया होगा सवाल। तो मैंने आपको बार बार बोला कोई फार्मूले की आपको आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फार्मूलिस्टिक बने, आप बहुत ज़्यादा फार्मूलाज को अप्लाई करें, देयर इज नो नीड ऑफ फार्मूला। तो राइट ऑप्शन था 2%। होप सो बात समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ क्लियर बात समझ में आई होगी और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी, ये मुझे उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। ये रहा, अच्छे सवालों का कलेक्शन आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ ये कलेक्शन आपका बना रहे। 20% व 30% के 2 क्रमवार भट्टे किस एकमात्र समतुल्य भट्टे के बराबर हैं? 56%, 40%, 44% के 54%। Bottom is discount, which 2 equal bets of 20% and 30% are equal to 1 equal discount। तो किस जो ये डिस्काउंट है, बटम इज डिस्काउंट, तो 2 ये डिस्काउंट जो आपके सामने लिखे हैं इनमें से कौन से के बराबर होंगे ये आपको बताना है। और मुझे उम्मीद है जवाब बहुत तेजी से मिलेगा। देखो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैंने क्या बताया था, आप जब भी 2 क्रमवार 2 लगातार आपको चीज मिल जाए तो आप क्या अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई करते हैं इफेक्टिव परसेंटेज, यानी a प्लस बी प्लस AB बाई 100, ये तो अप्लाई करते हो बस। अब एक्चुअली में ये बट्टा है तो इसका निशान माइनस है, क्योंकि जब आप इफेक्टिव परसेंटेज यूज करते हो तो सिंबल्स का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर प्लस सिंबल देखते हो तो यानी लाभ है, प्रॉफिट है, फायदा है, वृद्धि है तो प्लस, घाटा है, नुकसान है, कमी है, लॉस है तो माइनस। तो ये दोनों सिंबल माइनस के यूज होंगे। तो हमने कहा ओके, माइनस का 20 माइनस का 30 प्लस माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 30 अपॉन 100। आयुष जवाब गलत है आपका, ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या हुआ, ये माइनस का 50 प्लस, देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आया ना प्लस का,
बटा 100, दो माइनस का 50 प्लस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 44। और ये माइनस क्या शो करता है? हानि बट्टा घाटा डिस्काउंट। तो राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। आयुष आपने गलत कर दिया है। आयुष, इसको फिर से करने की कोशिश करें। ये डिस्काउंट है तो यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली। तो राइट ऑप्शन इज 44। क्लियर है आयुष? फिर से ट्राई करिएगा। राइट ऑप्शन इज सी, नॉट ए। ये तब होता है जब इस पर प्रॉफिट होता है कि एक पर 20% का प्रॉफिट होता है, फिर उस पर 30% का प्रॉफिट होता है, तब 56% होता है। तब हम आपकी बात से सहमत होते हैं। एक और सवाल लेते हैं, चलिए। 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58 का इकाई का अंक क्या होगा? 0, 6, 3, 4। 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58 का इकाई का अंक क्या होगा? 0, 6, 3 या 4? हाँ, 56 घटाना है 100 से, तब मिलेगा 44। तो देखते हैं इस सवाल का जवाब। देखो, इकाई का अंक निकालना मैंने आपको बताया हुआ, कैसे फाइंड करते हैं यूनिट प्लेस, इसके लिए मैं अलग से भी क्लास लिए हुए हैं। तो चलो देखते हैं। 7 टू द पावर 95 3 टू द पावर 58 क्या हुआ? 7 टू द पावर 95 का मतलब कितना हुआ? 95 का मतलब 92 इंटू 7 टू द पावर 3, क्योंकि मैंने 4 के मल्टीपल में से उत्तर तोड़ा है। माइनस 3 टू द पावर 56 इंटू 3 टू द पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको मैं? आपने कहा ओके। तो 7 टू द पावर 92 का मीनिंग क्या होगा? 1, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर की पावर 4 या 4 का मल्टीपल होगा तो यूनिट प्लेस 1 मिलता है। और 7 के बाद 3 कितना हुआ? 343 माइनस इसका वैल्यू कितना हुआ? 1, क्योंकि ऑड नंबर की पावर 4 या 4 का मल्टीपल 1 देता है, इंटू 9, यानी 343 माइनस 9 इज इक्वल टू हाउ मच? 3, 3, 4। और यूनिट प्लेस क्या आया? 4। दैट इज द राइट आंसर, डी। समझ में आया कि नहीं? सब लोगों को समझ में आया है कि नहीं? प्लीज लेट मी नो। उम्मीद करता हूँ समझ में पक्का आया होगा। आया कि नहीं आया जल्दी बता दो। आ गया ना? सबको समझ में आया है? तो यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं बताया ना मैंने। कैसे करते हैं कि जो भी संख्या लिखी है, यहाँ हम गलती कर देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ 343 आया ना, तो हम 9 में से 3 घटा के 6 लिख देते हैं, जो कि गलत है। आप इसमें से घटा रहे हो तो उसी में से घटाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और इशू यू कैन डिस्कस विद मी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। एक सवाल और ले लें फिर तो। चलो, 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? What will be the remainder if 3 to the power 98 is divided by 5? 5, 4, 48 और 49. Let's see what will be your right answer. 3 to the power 98 को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा, ये आपको बताना है। ये शेषफल गलत लिखा है हिंदी में, ये वर्ड चेंज हो गए, शाह को सा बन गया गलती से, वो कन्वर्ट करते समय ऐसा हो जाता है। What will be the remainder if 3 to the power 98 is divided by 5? सी। देखते हैं, देखो इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये मैंने अभी कल परसों पढ़ाया था जब आपने बोला था। तो 3 टू द पावर 98 लिखा है यहाँ पर, 5 से आप उसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? यू गेट 3 टू द पावर। अब देखो इसमें से मैं ऐसी पावर बाहर निकालनी है, ऐसी पावर बाहर निकालनी है जिसमें से आप जब बाहर निकालें पावर को तो नीचे वाले से भाग करने पर प्लस का 1 या माइनस का 1 बन जाए। तो आपने कहा 3 की पावर 2 करते हैं, 3 3 9। जब 5 का भाग करोगे, देखो 3 3 9 में 5 का भाग करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो अपने इसको ऐसे ही तोड़ा, 3 की पावर 2 उसकी पावर 49 अपॉन 5। ये क्या हुआ? 9 की पावर 49/9। आपने कहा ओके 5। इसको करें तो 1 माइनस का 1 की पावर 49 अपॉन 5, और माइनस 1 की पावर 49 है तो ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा, -1/5। इसका मतलब 5 माइनस का 1 बराबर 4, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव।
तो कैसे पॉजिटिव किया आपने? 5 में से 1 घटाया, 4 आपको आंसर आया। दैट्स ग्रेट। समझ में आया होगा सारा सवाल। कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आया तो प्लीज़ लेट मी नो। समझ में आया हाँ कि ना, यस कि नो? आ गया ना समझ में सबको? बढ़िया है, ओके। तो यहाँ पर आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे से जवाब मिले हैं और उम्मीद करते हैं आपके जवाब जो हैं वो बढ़िया होंगे और आनंददायक होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, गुनगुनाते रहें और अपने इस सेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।